गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं सब? आई होप यू ऑल आर गुड। माय नेम इज़ दीक्षित कालरा एंड माय कॉन्टैक्ट नंबर इज़ 8568000826। वैसे तो मेरी ऑनलाइन सारी लाइव टेलीकास्ट क्लासेस चल रही है मेरी इंस्टा पर। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो देन ही कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सअप नंबर। माई व्हाट्सअप नंबर इज़ ऑल्सो सेम नंबर 8568000826। अगर फ्यूचर में कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आता है इनकम टैक्स में, देन ही कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। माई यूट्यूब चैनल इज़ ऑन द नेम ऑफ दीक्षित कालरा। दीक्षित कालरा के नाम से सर्च करके आप मेरी सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। उसमें सारी की सारी मेरी क्लासेस अपलोड कर रखी हैं। ओके, टुडे टॉपिक इज TDS। TDS होता क्या है? TDS स्टैंड फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब क्या है कि वो टैक्स जो कि हमारा एडवांस में काट लिया। TDS स्टैंड फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। TDS क्या होता है? जो कि हमारा एडवांस में टैक्स काट लिया जाता है। ये हमारे इनकम टैक्स का ही पार्ट होता है। इनकम टैक्स का पार्ट इन द सेंस इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स ही है, ठीक है। इसको क्या किया जाता है? बाद में लेने की बजाय ये पहले ले लिया जाता है। इसमें कुछ ऐसी कंडीशंस होते हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम ये TDS को डिडक्ट करते हैं, मतलब टैक्स डिडक्ट करते हैं। हर किसी का TDS नहीं काटा जाता, हर किसी का एडवांस में टैक्स नहीं काटा जाता। कुछ ऐसी प्रोविजंस होती हैं, कुछ ऐसी लिमिट्स होती हैं और कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस होते हैं जिस सर्कमस्टांसेस में हम सामने वाले का TDS काट लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? TDS में TDS काटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? जो पर्सन पे कर रहा है। पे कर रहा है इन द सेंस, जैसे एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, एम्प्लॉयर सैलरी पे कर रहा है किसको? एम्प्लॉय को। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? ये एम्प्लॉयर की, ठीक है। जो पे कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो पे कर रहा है, जो अमाउंट पे कर रहा है, पेई को, मतलब पेयर जो होता है, पेयर इज अ रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट TDS। जो पेई होता है वो पेमेंट रिसीव कर रहा होता है, ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेयर की, जो पेमेंट दे रहा है। मतलब जब भी वो पेमेंट देगा, ठीक है, उस टाइम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको TDS काटना पड़ेगा। अगर वो TDS नहीं काटता, अगर उस पेमेंट पे TDS एप्लीकेबल है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है TDS काटने के लिए, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल नहीं करता, मींस वो प्रोविज़न्स को फॉलो नहीं करता, मतलब TDS डिडक्ट नहीं करता पेमेंट के टाइम, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो TDS, जितनी अमाउंट उसने TDS की काटनी थी, अगर उसने वो TDS नहीं काटा, देन ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पे दैट अमाउंट विच इज़ नॉट डिडक्टेड बाय द पेयर। क्लियर? इसमें पे की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। लेकिन इसमें क्या होता है? मान लो कि कोई भी पेयर था, ठीक है, उस पेयर ने किसी पर्सन को पेमेंट देनी है, ठीक है। मान लो कि एम्प्लॉयर ही लगा लेते हैं, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को सैलरी दी। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक स्पेसिफाइड लिमिट के बाद, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद उसने TDS काटना था। अगर वो TDS नहीं काटता, देन ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, मतलब एम्प्लॉयर इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स। लेकिन उसमें उसको एक बेनिफिट दे रखा है। बेनिफिट क्या दे रखा है? मतलब रिलैक्सेशन दे रखी है। इसमें रिलैक्सेशन क्या है? मान लो जिस अमाउंट पे एम्प्लॉयर ने TDS काटना था, उसने TDS नहीं काटा, वो रिस्पॉन्सिबल हो गया पेमेंट करने के लिए अपनी पॉकेट में से, मतलब ही इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पे दैट अमाउंट फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। अपनी जेब में से उसको पेमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। इसमें क्या आपको रिलैक्सेशन दे रखी है? मतलब एम्प्लॉयर कई बार गलती से नहीं काट पाता या भूल जाता है, कोई ना कोई रीज़न करके, किसी सर्कमस्टेंस करके वो नहीं काटता TDS, तो उस वे में अगर एम्प्लॉई जिसका TDS काटना था, उस एम्प्लॉई ने खुद ही अपनी रिटर्न फाइल करते हुए वो TDS डिपॉजिट करा दिया, ठीक है, या खुद ही अपनी पॉकेट में से TDS डिपॉजिट करा दिया, तो इस टाइम अब जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रही। क्लियर है? अब एम्प्लॉयर की कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है अगर एम्प्लॉई ने अपनी पॉकेट में से वो टैक्स जमा करा दे। क्यों? गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स चाहिए, ठीक है, चाहे एम्प्लॉयर दे चाहे एम्प्लॉई दे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की थी। एम्प्लॉयर ने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की, उसके अलावा क्या किया, एम्प्लॉई ने अपनी पॉकेट में से जमा करा दिया, तो गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंच गया और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। क्लियर है? मेनली TDS क्या होता है? TDS हमारा एक स्पेसिफाइड लिमिट के बाद काटा जाता है। स्पेसिफाइड लिमिट ये नहीं है कि हमने जितनी भी अमाउंट दी हमने उसके बाद TDS काटना ही काटना है, लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं
और एंड उसमें कुछ स्पेसिफाइड लिमिट दे रखी है। स्पेसिफाइड लिमिट मतलब इस लिमिट के बाद अगर आप 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 दोगे, इसके ऊपर दोगे, इससे एक्सीड्स होगी जब अमाउंट, तभी आपका TDS काटा जाएगा, अदरवाइज आपका TDS नहीं काटा जाएगा। क्लियर है? इसमें क्या होता है, TDS के चैप्टर में हमें अलग अलग सेक्शंस दे रखे हैं, सेक्शंस के अकॉर्डिंग ही हम TDS काट लेते हैं। मतलब मान लो कि अगर कोई पेमेंट दे रहे हैं, हर पेमेंट का अलग अलग सेक्शन होता है। जैसे सैलरी है, सैलरी का अलग सेक्शन हो गया, सिक्योरिटी का अलग सेक्शन हो गया, इंटरेस्ट का अलग सेक्शन हो गया, लॉटरीज का अलग सेक्शन हो गया। मतलब इसमें अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं जिस सेक्शन में हम TDS काटते हैं। मान लो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को सैलरी दे रहा है, तो जो एम्प्लॉयर TDS काट रहा है, जिस सेक्शन के अंडर वो TDS काट रहा है, उसको उसी सेक्शन में काटना पड़ेगा, किसी और सेक्शन में वो TDS नहीं काट सकता। मतलब उसी सेक्शन में ही उसको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। क्लियर है? इसलिए हमें प्रॉपर TDS के सेक्शंस पता होने चाहिए, हम किस सेक्शन में काट रहे हैं, हम कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कौन सी पेमेंट कर रहे हैं। जो पेमेंट हम कर रहे हैं उस पेमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी TDS काटना पड़ेगा। क्लियर है? जो हम TDS काटेंगे हमें पर्टिकुलर सेक्शन एंड पर्टिकुलर लिमिट, स्पेसिफाइड लिमिट देखनी पड़ेगी कि हमने इस लिमिट के बाद TDS काटना है या नहीं काटना। अगर वो लिमिट क्रॉस होती है तो ही हम रिस्पॉन्सिबल हैं TDS काटने के लिए। अगर लिमिट बढ़ती है तो ही हमारे ऊपर TDS प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, अदरवाइज हमारे ऊपर TDS प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। क्लियर है? अब हम देखेंगे किसका इसका TDS काटा जाता है। TDS सभी का काटा जाता है, चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, पर्सन रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, HO हो, वट एवर। पर्सन मतलब पर्सन में सारे के सारे कवर हो जाते हैं। ठीक है? पर्सन में क्या होता है, कोई भी पर्सन हो सकता है, रेजिडेंट पर्सन हो सकता है, नॉन रेजिडेंट पर्सन हो सकता है, दोनों के TDS काटे जाते हैं। मतलब अगर उसको एक स्पेसिफाइड लिमिट के से ज़्यादा अगर उसको अमाउंट पे की जा रही है तो उस केस में उसका TDS काटा जाएगा एट दी स्पेसिफाइड रेट। हर सेक्शन में लिमिट दे रखी है एंड स्पेसिफाइड रेट दे रखे हैं कि कितने रेट पे उसका TDS काटना। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हमने TDS किस किस चीज़ पे करता है। हम कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको किस किस पे हम TDS काट सकते हैं। मान लो कि किसी भी एम्प्लॉयर ने किसी एम्प्लॉई को सैलरी दी, तो वो एक स्पेसिफाइड लिमिट होगी। मैं आपको सारी लिमिट्स बताऊंगा, सारे सेक्शंस बताऊंगा, सारी रेट ऑफ टैक्स बताता हूँ, रेट ऑफ TDS बताऊंगा, कितना टैक्स काटा जाएगा, कब काटा जाएगा, किसका काटा जाएगा, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग ही हम TDS काट सकते हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा जब हम अभी तो चलो थ्योरेटिकल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में काम करेंगे तो हमें ये सारे के सारे TDS के रेट्स एंड सेक्शंस याद रखने पड़ेंगे। क्यों? हमें हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा कि हाँ कौन सा सेक्शन किस पेमेंट के लिए या किस कमीशन वगैरह जो भी पेमेंट कर रहे हैं किस पेमेंट के लिए एप्लीकेबल है और रेट क्या है, उसकी स्पेसिफाइड लिमिट क्या है, ताकि अगर हम कल को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हम अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हमने किसका TDS काटना है या नहीं काटना, उस चीज़ के बारे में हमें खुद को नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ इसका हमने इतनी अमाउंट पे कर रहे हैं तो हम TDS काटें या ना काटें। ठीक है? ये जो TDS का चैप्टर है पूरा का पूरा जो चैप्टर है 192 सेक्शन से स्टार्ट होके 192 सेक्शन से स्टार्ट होके 206 सेक्शन, मतलब 192 टू 206 तक डील करता है। मतलब 192 से स्टार्ट होके 206 तक सारे के सारे सेक्शंस इसमें कवर हो जाते हैं। इसमें रिटर्न्स कब होती है, फाइलिंग वगैरह होगी, TDS डिडक्शंस हो गया, सारे के सारे इसी सेक्शन में कवर हो जाते हैं। क्लियर है? अब इसमें नेक्स्ट क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कौन कौन सी चीज़ पे हम TDS काट सकते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो कि हम कोई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को सैलरी दी, सैलरी पे कट जाएगा। कोई गवर्नमेंट ने कोई बैंक ने इंटरेस्ट पे किया, अगर उसका इंटरेस्ट स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है तो उसका TDS काटेंगे। क्लियर है? कोई डिविडेंड पे हो रहा है, कोई लॉटरी की इनकम हो रही है, कोई कमीशन जा रही है, इंश्योरेंस कमीशन जा रही है, ठीक है, और कोई प्रोफेशनल इनकम जा रही है, रेंट जा रहा है, तो इसमें सभी के सभी में हमारी TDS की प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाती है कि हमें TDS काटना पड़ेगा। क्लियर है? इसमें हॉर्स रेसिंग मतलब काफ़ी ऐसी इनकम्स हैं जो मैं आपको पर्टिकुलर सेक्शंस के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर हेड के अकॉर्डिंग सारी की सारी आपको क्लियर करा दूंगी कौन कौन से सेक्शन में कितना TDS कटता है। क्लियर है? आपको स्टार्टिंग में मैं पहले थोड़ा पढ़वा देता हूँ कैसे कैसे TDS का प्रॉपर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ओवरव्यू मैंने कर दिया थोड़ा बहुत। ठीक है, मैं आपको TDS बता। और एक चीज़ सुनो, जब हम रेजिडेंट को कोई भी पेमेंट कर रहे होते हैं, जब हम रेजिडेंट को कोई पेमेंट कर रहे होते हैं, इफ़ द TDS प्रोविजंस आर एप्लीकेबल ऑन दैट पेमेंट, अगर TDS की प्रोविजंस उस पेमेंट पर एप्लीकेबल हैं तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, हम जितना फ्लैट रेट है, जितना भी हमें रेट दे रखा है उस रेट पे हम TDS काटेंगे।
अगर हमारा टीडीएस, अगर हम किसी रेजिडेंट की जगह किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में हमें साथ सरचार्ज और सेस भी लगाना पड़ेगा। सरचार्ज अगर वो एप्लीकेबल है तो, ठीक है, सरचार्ज एप्लीकेबल है तो सेस तो हर केस में हमें लगाना ही पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपको मैं पढ़वा देता हूँ क्या क्या है। पहले एक बार थोड़ा पता है, जस्ट थोड़ा ओवरव्यू कर दो। टीडीएस क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एडवांस में पे किया जाता है, ठीक है, एडवांस में सॉरी डिडक्ट किया जाता है, ठीक है। कौन करता है? ये जो पेयर होता है, पे का डिडक्ट करता है, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा मैं रीड करा देता हूँ। चैप्टर का नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब जो कि टैक्स डिडक्ट किया जाता है सोर्स इन द सेंस किस सोर्स पे कोई सी पेमेंट है, उस पेमेंट पे हमने या किस कंडीशंस पे या किस रेट पे, वो सब कुछ इसके बीच में कवर हो जाता है। सबसे पहले मीनिंग टैक्स, टीडीएस का मतलब क्या है? टीडीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स की ही फॉर्म है, इनकम टैक्स का ही पार्ट है एक प्रकार का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स क्यों माना जाता है, एडवांस पेमेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि ये एडवांस में ही कलेक्ट कर लिया जाता है बाय द गवर्नमेंट। सेक्शन 192 टू 206 डील्स विद डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। सेक्शन कौन सा? 192 से 206 तक डील करता है टीडीएस के सेक्शन। टीडीएस का जो सारा चैप्टर है 192 से 206 के सेक्शन में डील करता है। टीडीएस इज डिडक्टेड बाय द पर्सन हु इज मेकिंग पेमेंट टू अनदर। टीडीएस कौन काटता है? जो पेमेंट कर रहा है, जो दूसरे को पेमेंट कर रहा है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन टू डिडक्ट टैक्स हु इज मेकिंग दिस पेमेंट। जो पेमेंट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीडीएस डिडक्ट करना। इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट पर्सन। मतलब रेजिडेंट भी होगा और नॉन रेजिडेंट भी, दोनों पर्सनस के केस में ये एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट होता है इट इज़ डिडक्टेड आफ्टर द स्पेसिफाइड लिमिट। इफ दिस लिमिट इज क्रॉस्ड देयर आर सम स्पेसिफाइड केसेस इन विच द टीडीएस इज डिडक्टेड। मतलब इसमें डिडक्ट कब किया जाता है? वो जब हम कोई पेमेंट कर रहे हैं वो स्पेसिफाइड लिमिट से क्रॉस कर जाती है, मतलब स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा हो जाती है। मान लो किसी की 10,000 है, 10,000 से ज़्यादा पेमेंट दे रहे हैं तो टीडीएस कटेगा, अगर कम दे रहे हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है। कौन कौन से केसेस हैं? दीज आर, कौन कौन से आपको एग्जांपल बता रहा हूँ क्या क्या होता है। सैलरी पे टीडीएस कट जाता है, ये सारे नहीं है, इसमें कुछ मिसिंग है, आपको एक एक करके मैं सारे बताऊंगा क्या होते हैं। सबसे पहले क्या? सैलरी, सैलरी पे टीडीएस करता है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे करता है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, डिविडेंड, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, इंश्योरेंस कमीशन, विनिंग फ्रॉम रिसोर्सेज। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि जिन जिन पे टीडीएस करता है। इसके अलावा कुछ और सेक्शन और भी हैं पेमेंट जिसमें हम टीडीएस काटते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा टीडीएस ऑन सैलरी। टीडीएस ऑन सैलरी सबसे पहला सेक्शन है हमारा टीडीएस ऑन सैलरी। सैलरी का क्या होता है? जो हमारा सैलरी का टीडीएस करता है, मतलब इफ एनी एम्प्लॉयर इज अ पेइंग सैलरी टू द एम्प्लॉय। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है तो उस केस में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? एम्प्लॉयर की। एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिडक्ट टीडीएस। अगर वो टीडीएस नहीं काटता, देन द एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे दैट टीडीएस फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। मतलब अपनी जेब में से वो टीडीएस नहीं काटता तो उसको अपनी पॉकेट में से टीडीएस डिपॉजिट कराना पड़ेगा, किसको? गवर्नमेंट के अकाउंट में। क्लियर है? अगर वो टीडीएस नहीं काटता तो। लेकिन मैंने आपको रिलैक्सेशन बता रखी थी। रिलैक्सेशन क्या है? रिलैक्सेशन क्या है कि अगर वो टीडीएस नहीं काटता, इस केस में अगर एम्प्लॉई ने टीडीएस वो टैक्स सारा डिपॉजिट करा दिया तो उस केस में क्या होगा? वो टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट केस क्या बताता हूँ, 192 डील किससे करता है? 192 सेक्शन 192 डील करता है अगर हमने टीडीएस काटना है तो उस केस में क्या होगा? वो सेक्शन 192 में डील करेगा। क्लियर है? 192 में डील करेगा। क्लियर है? इसमें क्या है? जब कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहा है या उसके अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है, मतलब अगर अकाउंट में डिपॉजिट कराता है या कैश देता है, मतलब जब पहले कैश दे दे या अकाउंट में डिपॉजिट करा दे, विच एवर इज अर्लियर।
अमाउंट पेड और क्रेडिटेड विच एवर इज अर्लियर, जो पहले होगा उस टाइम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है TDS काटने की, वो TDS उसको काटना पड़ेगा। अगर वो TDS नहीं काटता देन ही इज रिस्पॉन्सिबल। क्लियर। अब TDS की कंडीशंस कैसे एप्लीकेबल होती है? सारे सेक्शंस में जो TDS होता है एक स्पेसिफाइड रेट दे रखा है, लेकिन सैलरी में क्या है, सैलरी पे एक स्पेसिफाइड रेट नहीं दे रखा। स्पेसिफाइड रेट का मतलब क्या है, इसमें स्पेसिफाइड रेट है 10% 15% होना चाहिए, लेकिन इसमें एक स्पेसिफाइड रेट नहीं दे रखा। रीज़न, जब कोई पर्सन सैलरी ले रहा है तो सैलरी के केस में क्या होता है, सैलरी के केस में उसको ना एक एग्जम्पशन, वैसे तो सभी के केस में उसको एग्जम्पशन मिलती है, लेकिन जो सैलरी का TDS काटा जाता है उसको एग्जम्पशंस के प्रोविजंस को फॉलो करके ही उसका TDS काटा जाएगा। मतलब मान लो कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल है, उसकी जो स्पेसिफाइड जो एग्जम्पशन लिमिट है जब तक उसको टैक्स नहीं लगता वो क्या है, उसकी 2,50,000, जो उसकी एग्जम्पशन लिमिट है उसकी 2,50,000 है। क्लियर है। 2,50,000 तक उसका कोई भी टैक्स नहीं बनता, तो इस केस में क्या होता है, वो TDS नहीं काटता। अगर 2.5 लाख से ऊपर पे कर रहा है तो उसको TDS काटना होता है। अगर इससे ज़्यादा मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा पे कर रहा है, ये तो 2.5 लाख की कंडीशन किसके लिए होगी, जो 60 बिलो है, मतलब जिसकी एज 60 साल से कम है। अगर उसकी 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है तो उस केस में 3 लाख, अगर 80 साल से कम है, अगर 80 ईयर से ऊपर है तो उसके लिए 5 लाख की लिमिट है, मतलब 2.5 लाख तक कोई लिमिट नहीं। सीनियर सिटीज़न के लिए 3 लाख तक कोई TDS नहीं कटेगा, और सुपर सीनियर सिटीज़न के लिए 5 लाख तक कोई भी TDS नहीं कटेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या होता है कि जो TDS काटा जाता है, इसमें कैसे काटा जाता है, सैलरी में TDS काटा जाता है कि मान लो कोई भी एम्प्लॉय की सैलरी है 3.5 लाख रुपए टोटल एक साल की, मतलब जो टोटल पैकेज है 3.5 लाख का। अब 3.5 लाख में से 2.5 लाख तक तो उसको एग्जम्पशन मिल रही है, 2.5 लाख तो हमें TDS काटना ही नहीं चाहिए, ठीक है। बैलेंस रहेगी 1 लाख। 1 लाख पे जो एक्चुअल स्लैब्स के अकॉर्डिंग जो हमारा टैक्स लगता है 5% लगता है, मतलब टोटल 1 लाख पे 5,000 लगता है। क्लियर है। 1 लाख पे 5% मतलब 5,000 टैक्स हमारा इनकम टैक्स बनता है, ठीक है। अगर हम इसमें स्पेसिफाइड रेट होता तो हम 3.5 लाख पे लगा देते, लेकिन ये एग्जम्पशन लिमिट के बाद जितना भी मतलब जो इनकम टैक्स प्रोविजंस, मतलब इनकम टैक्स 1961 के जो प्रोविजंस हैं, इनकम टैक्स एक्ट के जो प्रोविजंस हैं, उसकी जो स्लैब्स रेट हैं, स्लैब्स रेट के अकॉर्डिंग जितना भी आपका टैक्स बनेगा उस टैक्स के अकॉर्डिंग, मतलब आफ्टर डिडक्शन माइनस करने के बाद जितना आपका टैक्स बनेगा उतना आपका TDS काटा जाएगा, ठीक है। जितना आपका इनकम टैक्स बनेगा उतना आपका TDS काटा जाएगा। क्लियर। इसमें क्या होता है, आपने TDS क्या काटना होता है, एट एन एवरेज रेट, मतलब मान लो कि आपकी 5 लाख 3.5 लाख रुपए इनकम, 3.5 लाख रुपए पे 2.5 लाख तक तो एग्जम्पशन मिल गई। अगर इफ़ यू आर बिलो 60, 2.5 लाख तक आपकी एग्जम्पशन होगी। उसके बाद 1 लाख की इनकम बची, 1 लाख की इनकम पे कितना टैक्स बनेगा, 5%, मतलब 5,000, 3.5 लाख रुपए पे 5,000 टैक्स बन रहा। तो 5,000 डिवाइड बाय 3.5 लाख इंटू 100 डिवाइड करके हम एवरेज रेट निकाल देंगे, तो ये एवरेज रेट पे हमारा TDS कटा जाएगा। हमारे एम्प्लॉयर हमारे एवरेज रेट पर जितना भी हमारा इनकम टैक्स बनता है उस अकॉर्डिंग एवरेज रेट ऑफ टैक्स जो भी होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा TDS काट लेंगे। क्लियर है। ना एक्स्ट्रा कटेगा ना कम कटेगा, जो एप्लीकेबल है, जितना एप्लीकेबल है हमारा उतना TDS कट जाएगा। क्लियर है। इसमें क्या जो TDS करता है सारी की सारी चैप्टर 6 से डिडक्शंस वगैरह, चैप्टर 6 की जो डिडक्शंस होती है 80C to 80U सारी डिडक्शन क्लेम करने के बाद जो TDS करता है वो उसके अकॉर्डिंग TDS काटा जाता है, मतलब डिडक्शन माइनस जो टैक्सेबल इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स करता है उसके टैक्स बनता है उसके अकॉर्डिंग आपका TDS काटा जाता है। क्लियर। आपको थोड़ा मैं रीड करा देता हूँ सैलरी का क्या है टॉपिक। TDS on salary, section 192. TDS on salaries deals with section 192. In this section, the employer will be responsible to deduct tax फ्रॉम दी सैलरी ऑफ एम्प्लॉई, मतलब जब वो पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉई को सैलरी दे रहा है उस टाइम उसका TDS काट लेगा। द TDS शुड बी डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट एट एन एवरेज रेट जो मैंने बोला ना, एट एन एवरेज मतलब इनकम टैक्स जितना उसका बनता है उसके अकॉर्डिंग एवरेज रेट निकाल दो। एवरेज रेट कैसे निकलती है, इनकम टैक्स टोटल टैक्स जितना आपका टोटल कैलकुलेट किया, टोटल टैक्स डिवाइड बाय
टोटल टैक्स डिवाइड बाय क्या होगा इसका, देखो टोटल टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम इनटू 100, ठीक है। टोटल टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम इनटू 100, जो आपका ये एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकल आएगा। इस रेट पे आपने टीडीएस काट लेना। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टीडीएस ऑन सैलरी शुड नॉट बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 192। 192 पे नहीं काटना चाहिए इफ द टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉई, टोटल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय की कितनी, डज नॉट एक्सीड द एग्जम्प्टेड लिमिट ऑफ रुपीज़ 2,50,000, 3 लाख एंड 5 लाख। अगर उसकी 2.5 लाख बिलो 60 और मोर देन 60 बट बिलो 80 मोर देन 80 एज, तो उस केस में अगर इससे ज़्यादा इनकम नहीं होती तब तक आपका 192 में कोई टीडीएस नहीं कटेगा। टीडीएस ऑन सैलरी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल सैलरी, जो टीडीएस का है टोटल सैलरी में से डिडक्ट होगा, वेदर इट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम वन और मोर एम्प्लॉयर, या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से भी अगर रिसीव हो, जितनी टोटल सैलरी रिसीव होगी उसके अकॉर्डिंग आपका टीडीएस कट जाएगा। इट इज़ डिडक्टेड आफ्टर क्लेमिंग ऑल डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A एंड रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1। इसमें क्या है, जो ये डिडक्शंस वगैरह चैप्टर 6A की डिडक्शंस होती है वो सारी माइनस करने के बाद जो आपका टीडीएस जो आपकी इनकम बचेगी उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपका टीडीएस काटा जाएगा। इसमें रेट ऑफ टीडीएस इस पेज रेजिडेंट, अगर जिस रेजिडेंट को पे कर, इसमें 10% दे तो रखा है, नो सरचार्ज नो एजुकेशन सेस, 10% एक स्पेसिफाइड अमाउंट दे तो रखी है, लेकिन ये 10% नहीं लगता। इसमें एट एन एवरेज रेट दे रखा है, स्पेसिफाइड रेट दे रखा है कि आप इतना टीडीएस काटो, लेकिन ये हमेशा एट एन एवरेज रेट ही काटा जाता है। अगर पे नॉन रेजिडेंट है तो उस केस में सरचार्ज भी अगर सरचार्ज भी होगा, अगर वो एप्लीकेबल है तो, एंड उसके ऊपर 4% सेस भी लगेगा। 4% सेस में क्या आता है, एक 2% एजुकेशन सेस, 1% सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस और 1% हेल्थ सेस, जो हेल्थ सेस अभी एप्लीकेबल हुआ है। अगर वो अपना पैन नहीं देता, मतलब कि अगर जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉई से पैन लेता है, लेकिन एम्प्लॉई क्या करता है, एम्प्लॉई अपना पैन नहीं देता, पैन कार्ड परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं देता, तो उस केस में उसका मैक्सिमम मार्जिनल रेट मतलब 20% टीडीएस काटा जाता है। ठीक है, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं। मतलब सैलरी में क्या होता है, एक एट एन एवरेज रेट टीडीएस काटा जाता है एक एग्जम्प्टेड लिमिट क्रॉस होने के बाद। और जब एग्जम्प्टेड लिमिट क्रॉस हो जाती है, हमें पता है गवर्नमेंट ने हमें बेनिफिट दे रखा है कि अगर आपकी एग्जम्प्टेड लिमिट, आपकी एग्जम्पशन लिमिट इतनी है, आपको इस लिमिट तक कोई भी टैक्स नहीं देना। अगर आप इस लिमिट पे कोई भी टैक्स नहीं बनता तो आपका टीडीएस भी कोई काटा नहीं जाएगा। इसके ऊपर जितना भी एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर क्रॉस होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी टैक्स बनेगा उस टैक्स के अकॉर्डिंग आपकी एट एन एवरेज रेट ऑफ टैक्स आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। कोई भी कंपनी है अगर वो सिक्योरिटीज़ इशू करती है, सिक्योरिटीज़ में क्या आता है, क्या हो सकता है सिक्योरिटीज़ में? सिक्योरिटीज़ में आता है लाइक डिबेंचर्स, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए। अगर कोई कंपनी बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू कर रही है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कंपनी जो बॉन्ड्स और डिबेंचर इशू कर रही है उसके बदले जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर्सन को पे कर रही है, किस पर्सन को, हु इज अ डिबेंचर होल्डर और अ बॉन्ड होल्डर, जिसने बॉन्ड ले रखे हैं या डिबेंचर ले रखे हैं, उस केस में क्या होगा, जितना भी कंपनी उनको पेमेंट कर रही है उस पेमेंट के अकॉर्डिंग अगर उसकी पेमेंट स्पेसिफाइड लिमिट से क्रॉस हो जाती है, अगर वो स्पेसिफाइड लिमिट से क्रॉस हो जाती है तो उस केस में उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। किसको? जो डिबेंचर्स या बॉन्ड्स इशू कर रही है, मतलब जिसने इंटरेस्ट पे करना। क्लियर? इस केस में क्या होता है, मान लो कि किसी भी कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिए, ठीक है, डिबेंचर इशू तो कर दिए, उसके ऊपर अब हर साल वो इंटरेस्ट भी पे कर रही है, ठीक है, हर साल इंटरेस्ट पे कर रही है, उस इंटरेस्ट के ऊपर उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। कब काटेगी वो टीडीएस? जब एक स्पेसिफाइड लिमिट से अमाउंट क्रॉस हो गया। स्पेसिफाइड लिमिट क्या होती है, मान लो कि कोई भी कंपनी एक डिबेंचर इशू कर रही है, अगर वो नॉर्मल कंपनी है तो उस केस में अगर वो एक साल के अंदर एक पर्सन को 10,000 से ऊपर, मतलब एक्सीड्स 10,000 वर्ड है, एक्सीड्स
ठीक है, मतलब एक्सीड्स वर्ड है कि अगर आप 10,000 से ऊपर की अमाउंट देते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द पर्सन हु इज इशूइंग सिक्योरिटीज, then he is liable, he is responsible to deduct TDS if he is paying interest more than 10,000 in a single financial year to a single person. अगर किसी सिंगल पर्सन को सिंगल फाइनेंशियल ईयर में 10,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उस केस में उसको TDS काटना पड़ेगा। TDS रेट क्या है इसमें? 10%। 10% उसको TDS काटना पड़ेगा। 20,000 पे कर रहा है तो इट मीन्स उसको 2,000 TDS काटना पड़ेगा और TDS काट के बैलेंस की 18,000 पेमेंट पेई को कर देगा और जो 2,000 जो टैक्स उसने कलेक्ट किया ये गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया जाएगा। क्लियर है? गवर्नमेंट को डिपॉजिट, गवर्नमेंट के अकाउंट में एम्प्लॉय जो भी पर्सन है जो सिक्योरिटीज़ बॉन्ड्स वगैरह सिक्योरिटी इशू कर रहा है वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करा दे। अगर नहीं काटता तो अपनी पॉकेट में से जमा कराना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या होता है, अगर उस पर्सन ने जिसका टैक्स जिसको पेमेंट दी जा रही है, हु इज अ सिक्योरिटी होल्डर, जिसको सिक्योरिटीज प्रोवाइड किया, जिसको इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, अगर वो सिक्योरिटीज उसको इंटरेस्ट पे किया जा रहा है और वो इंटरेस्ट रिसीव तो कर रहा है लेकिन उस केस में वो अपना पैन सबमिट नहीं कर रहा। पैन स्टैंड फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर। अगर वो अपना पैन सबमिट कर देता है तो उस केस में क्या होगा, उसका जो स्पेसिफाइड रेट है उस रेट पे TDS काटा जाएगा। अगर वो स्पेसिफाइड रेट पे TDS कटाना चाहता है तो उसको पैन सबमिट करना पड़ेगा। अगर पैन सबमिट नहीं करता तो उस केस में उसका मैक्सिमम मार्जिनल रेट MMR की रेट पे उसका TDS काटा जाएगा। MMR क्या है? इसमें 20%। अगर आप पैन सबमिट नहीं करते तो आपको 20% TDS काटना पड़ेगा। अगर पैन सामने वाला सबमिट नहीं करता तो आप उसका 20% TDS काटोगे और 20% ही गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट कराना पड़ेगा। क्लियर? इसमें स्पेसिफाइड लिमिट क्या है? 10,000। अगर आप 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हो, मतलब सिक्योरिटी जो अगर आप सिक्योरिटीज इशू कर रहे हो और एक साल में सिक्योरिटी होल्डर को, मतलब जिसको आप डिबेंचर्स या बॉन्ड्स वगैरह इशू कर रहे हो, अगर आप उसको एक साल के अंदर 10,000 से ज़्यादा टैक्स पे करते हो तो इंटरेस्ट पे करते हो तो आपको उसके ऊपर 10% TDS काटना पड़ेगा एंड स्पेसिफाइड रेट। अगर वो पैन सबमिट नहीं करता तो उस केस में आपको 20% TDS काटना पड़ेगा। क्लियर है? एक बार आपको मैं रीड करा देता हूँ सारा। सबसे पहले TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज़ क्या होती है? डिबेंचर्स हो गए, लाइक बॉन्ड्स वगैरह, ये सारे सिक्योरिटीज़ होते हैं। सेक्शन क्या है? 193। जो TDS ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है 193 में डिडक्ट होता है। सेक्शन 193 डील्स विद द इनकम चार्जेबल अंडर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ पे टैक्स करता है वो हमारा सेक्शन 193 में डील होता है। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स हु इज पेइंग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है? जो इंटरेस्ट पे कर रहा है टू दी सिक्योरिटी होल्डर। नेक्स्ट होता है द TDS विल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेइंग दैट इंटरेस्ट। जब भी कंपनी या कोई भी कंपनी है जो इंटरेस्ट पे कर रही है सिक्योरिटी होल्डर को, जिस टाइम वो पे कर रही है उस टाइम उसको TDS काटना पड़ेगा। The different type of securities on which the TDS is deducted, but there are some securities which are exempted from this section. इसमें मोस्टली सभी सिक्योरिटीज़ पे ही काटा जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी सिक्योरिटीज़ इशू कर रखी हैं जिन सिक्योरिटीज़ पे हमें TDS नहीं काटना होता, मतलब वो एग्जम्प्ट हैं टैक्स से, मतलब उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। रेट ऑफ TDS का रेट क्या है? इस सिक्योरिटी होल्डर कोट हिज पैन। अगर वो अपना पैन कोट कर देता तो 10%, नो सरचार्ज नो सेस, कोई सरचार्ज और सेस नहीं लगता, उसके ऊपर 10% जो स्पेसिफाइड रेट है वो लग जाता है। इफ सिक्योरिटी होल्डर नोट कोट इज पैन, इफ ही इज नॉट कोटिंग इज पैन देन द टैक्स विल बी 20%। मतलब वो अपना पैन कोट नहीं करता तो उस केस में उसको 20% TDS देना पड़ेगा। There will be no deduction of tax if the interest does not exceed ₹10,000 in a previous year। अगर 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब अप टू 10,000 ये सेक्शन हमारा एप्लीकेबल नहीं होता, हमारा TDS एप्लीकेबल नहीं होता, कोई भी TDS नहीं करता। अगर 10,000 से ज़्यादा हम 10,000 से ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं तो हमारा TDS कटेगा। ठीक है? इसमें एक एक्सेप्शनल पॉइंट है। एक्सेप्शंस क्या है इसमें? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स issued by widely held company
शेल नोट बी डिडक्टेड इफ़ द इंटरेस्ट डज नोट, जो वाइडली हेल्ड कंपनी है उसके लिए जो ये 10,000 वाली कंडीशन है, 10,000 वाली कंडीशन की जगह 5,000 वाली, मतलब 5,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट पे करती है तो उसको TDS काटना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा आता है TDS ऑन डिविडेंड। TDS ऑन डिविडेंड, जब हम कोई भी कंपनी होती है डिविडेंड पे कर रही है तो उस केस में भी उसका TDS कटता है। ठीक है, जो TDS डिविडेंड का TDS है, जो डिविडेंड के में TDS की प्रोविजंस है वो 194 सेक्शन के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल है। क्लियर है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी इंडियन कंपनी अपने शेयर होल्डर को कोई भी डिविडेंड पे कर रही है, डिविडेंड क्या होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट का जो पार्ट शेयर होल्डर को पे किया जाता है उसको डिविडेंड बोला जाता है। क्लियर है। इसमें क्या होता है, जो कंपनी होती है, कंपनी अपने डिविडेंड्स को अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है, वो अलग अलग सेक्शंस में पे किया जाता है। जैसे कि अगर कंपनी किसी को पे कर रही है तो वो 2 सबसेक्शन 22 क्लोज A, क्लोज B, क्लोज C, क्लोज D एंड क्लोज E, ये 5 सेक्शंस में डिविडेंड पे किया जाता है। ठीक है, 2 सबसेक्शन 22 क्लोज A, क्लोज B, क्लोज C, क्लोज D, क्लोज E, क्लोज A से लेके क्लोज E तक 5 सेक्शंस में डिविडेंड पे किया जाता है। अगर कोई भी इंडियन कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर रही है, अगर वो 222A से लेके D तक, मतलब A, B, C, D, इन 4 सेक्शंस में अगर वो डिविडेंड पे कर रही है तो ये शेयर होल्डर के लिए टोटली एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, एग्जम्प्ट इन द सेंस इट इज़ एग्जम्प्टेड इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर के हैंड्स में बिल्कुल एग्जम्प्टेड होता है, मतलब शेयर होल्डर को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता, मतलब शेयर होल्डर का कोई भी TDS इसके ऊपर TDS नहीं करता। अगर कंपनी 2 सबसेक्शन 22 क्लोज E में TDS में पेमेंट कर रही है तो उस सेक्शन में क्या होता है, 222E में होता क्या है, उसको डिविडेंड को एक डीम्ड डिविडेंड माना गया है, उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होता है। क्यों एप्लीकेबल होता है, जो 2 सबसेक्शन 22 क्लोज E में हम पेमेंट करते हैं एज अ डिविडेंड, उसको डीम्ड डिविडेंड इसलिए माना जाता है। उसमें क्या होता है, जो कंपनी होती है ना, अपने शेयर होल्डर को एक लोन देती है या उसके बिहाफ पे, मतलब शेयर होल्डर के बिहाफ पे उनके किसी भी कोई भी रिलेटिव या किसी को भी शेयर होल्डर के बिहाफ पे एक लोन दिया जाता है, एक पेमेंट प्रोवाइड कराई जाती है जिसको डीम्ड डिविडेंड माना जाता है। और जो डीम्ड डिविडेंड है वो टैक्सेबल होता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 क्लोज E में। क्लियर है। बाकी जो TDS है 222A, B, C, D में जो मिलते हैं उनकी 10 सबसेक्शन 34 में एग्जम्पशन प्रोवाइड कर रखी है, मतलब 1034 में एग्जम्पशन मिलती है, 10 सबसेक्शन 34 में एग्जम्पशन मिलती है। और जो TDS जो हमें डिविडेंड मिलता है 2 सबसेक्शन 22 क्लोज A, क्लोज B, क्लोज C, क्लोज D में मिलता है। ठीक है, ओनली टैक्सेबल कौन सा है, 2 सबसेक्शन 22 क्लोज E वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंडीशंस क्या है, अगर जब हमारा TDS नहीं कटता, कौन कौन सी, इसमें कुछ कंडीशंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं कि किस केस में हम TDS ना काटें, जो मतलब जो कंपनी डिविडेंड पे कर रही है वो TDS ना काटे। क्या क्या प्रोविजंस है इसमें, डिविडेंड इज पेड टू एन इंडिविजुअल, अगर हम किसी भी इंडिविजुअल को पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में हम TDS नहीं काटेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल में 220 इंडिविजुअल को तो पे कर रहे हैं, लेकिन 222E वाली बात नहीं हो रही है, 222A से लेके D तक हो रही है, जो एग्जम्प्टेड बता रहा हूँ। एग्जम्प्टेड E वाला तो सभी के लिए एप्लीकेबल है, तो मतलब सभी के लिए उसमें TDS की प्रोविजंस लगेंगी, लेकिन 222A, B, C, D इन सेक्शंस में जो आपको डिविडेंड मिल रहा है, इसकी जो एग्जम्पशन 10 सबसेक्शन 34 में प्रोवाइड कर रखी है, तो उस केस में क्या होगा, आपको कुछ कंडीशंस हैं उनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बिना आपको TDS में जो एग्जम्पशन है वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले क्या था, TDS इज पेड टू एन इंडिविजुअल, डिविडेंड इज पेड टू एन इंडिविजुअल, अगर हम डिविडेंड किसी इंडिविजुअल को पे कर रहे हैं, ये फर्स्ट कंडीशन है। नेक्स्ट, शेयर आर लिस्टेड, जो शेयर्स पे हम उसको डिविडेंड पे कर रहे हैं, शेयर होल्डर को जो शेयर्स पे हम डिविडेंड पे कर रहे हैं वो शेयर्स लिस्टेड होने चाहिए। लिस्टेड का क्या मतलब है, ये सेबी से लिस्टेड होने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब कि सेबी से ये अगर रजिस्टर्ड होंगे, मतलब उससे हमारी कंपनी लिस्टेड हो रखी है, हमारे शेयर्स लिस्टेड हो रखे हैं, तो उस केस में हमारा जो हमारे TDS की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होती, वो 1034 में एग्जम्पशन मिल जाती है। नेक्स्ट है, इसमें क्या है कि जो कंपनी पे कर रही है, जो कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर रही है, इसमें जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होगा पब्लिक का होना चाहिए। क्लियर, थर्ड कंडीशन ये है। नेक्स्ट है, पेड बाय अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही चेक के थ्रू होना चाहिए, ये कैश में नहीं हो सकता, अगर अकाउंट पे ही चेक है तो ही ये डिविडेंड
पे टीडीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगी। मतलब जो हमें डिविडेंड की एग्जम्पशन मिलती है 1034 में, हमें तभी ही मिलेगी अगर वो अकाउंट पे चेक के थ्रू हो रहा है। इंडिविजुअल को हो, शेयर लिस्टेड हो, इसमें पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो और इसमें अकाउंट पे ही चेक के थ्रू पेमेंट हो रखी है। क्लियर? ये 4 कंडीशंस हैं जो अगर हम फुलफिल करेंगे तो ही हमें 1034 में एग्जम्पशन मिलेगी, अदरवाइज हमें कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। क्लियर? नेक्स्ट है, अगर कोई भी एलआईसी कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, एलआईसी कंपनी अपने जिनको जो इंश्योरेंस वगैरह कराते हैं उनको डिविडेंड वगैरह पे करती है, मतलब बोनस वगैरह डिविडेंड वगैरह ऐड करके जो देती है, उसके ऊपर भी कोई टीडीएस नहीं करता। अगर पेड बाय जीआईसी कंपनी, जीआईसी मतलब पहली थी एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, अब है जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जो जनरल इंश्योरेंस करती है, अगर वो कंपनी जो उसके इंश्योरेंस होल्डर है, मतलब जिन्होंने इंश्योरेंस करा रखा है, उस केस में अगर वो उनको कुछ डिविडेंड देती है तो उस पर भी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है? डिविडेंड इज पेड अंडर सेक्शन 115O। अगर 115 सब सेक्शन 115O में अगर हमने कोई डिविडेंड पे कर रखे हैं, मतलब जो 115O वाला होता है, ये वही डिविडेंड है जो मैंने आपको बताया 2 सबसेक्शन 22 क्लोज ए, क्लोज बी, क्लोज सी, क्लोज डी। ये 4 सेक्शन से सारे 115O में कवर होते हैं। तो इन सेक्शंस के अंडर अगर हम कोई भी डिविडेंड पे कर रहे हैं तो हमें कोई भी टीडीएस नहीं काटना। क्लियर है? इंडियन कंपनी पे कर रही है, टू एन इंडिविजुअल पे कर रही है, शेयर लिस्टेड होने चाहिए, पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए, अकाउंट पे चेक होना चाहिए। ठीक है? एलआईसी कंपनी पे कर रही है या जीएसी कंपनी पे कर रही है या 115O में पेमेंट हो रही है, तो इस केस में हमारा टीडीएस नहीं कटेगा। क्लियर है? आपको एक बार ये पढ़वा देता हूँ 194 का। टीडीएस ऑन डिविडेंड, टीडीएस ऑन डिविडेंड, डिविडेंड पे टीडीएस की प्रोविजंस कैसे एप्लीकेबल होती हैं? ये होती है 194 में। 194 सेक्शन है टीडीएस का जो कि डिविडेंड को कवर करता है। इट डील्स विद टीडीएस ऑन डिविडेंड, डिविडेंड पे जो टीडीएस करता है वो 194 में डील होता है। इफ़ इट इज़ पेड अंडर 2 subsection 22 clause E by an Indian company for payment of dividend to shareholder who is resident of India। अगर कोई भी कंपनी, कोई भी इंडियन कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर रही है 2 सबसेक्शन 22 क्लोज ई में, तब ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी, क्योंकि और सेक्शन जो मैंने ABCD बताया उस सेक्शन में तो आपको एग्जम्पशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है, तो आपको टीडीएस की प्रोविजंस एप्लीकेबल ही नहीं होती। बट देयर इज एन एक्सेप्शन दैट इफ द शेयर होल्डर फर्निश आ सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय AO। AO क्या होता है? असेसिंग ऑफिसर। इन विच द AO has declared the income of the shareholder is less than the taxable limit, then there will be no deduction of tax। अगर कोई भी पर्सन एक सर्टिफिकेट सबमिट कर देता है, किसको? जो पॉलिसी होल्डर, जो क्या कहते हैं डिविडेंड पे कर रही है कंपनी, अगर वो उस कंपनी को जो डिविडेंड पे कर रही है एक सर्टिफिकेट सबमिट कर देती है। सर्टिफिकेट सबमिट करने का मतलब ये है कि अगर वो AO से ये लिखवा लेता है कि उसकी इनकम एग्जम्पशन लिमिट से, मतलब जो स्लैब्स रेट दे रखे हैं उस स्लैब्स रेट्स के अकॉर्डिंग कम इनकम है, उसकी टोटल इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं बनता, तो ये सर्टिफिकेट सबमिट कर देता है कंपनी को, तो कंपनी इसका टीडीएस नहीं काटती। आगे का नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस, कब टीडीएस नहीं करता? टीडीएस इज पेड टू एन इंडिविजुअल, शेयर आर लिस्टेड, पेड बाय कंपनी इन विच द पब्लिक है सब्सटेंशियल इंटरेस्टेड, पेड बाय अकाउंट पे चेक, पेड बाय LIC कंपनी, पेड बाय GIC कंपनी, डिविडेंड इज पेड अंडर सेक्शन 115O। ये था हमारा 194 का टीडीएस ऑन डिविडेंड। नेक्स्ट आता है हमारा 194A। 194A कैपिटल A है, शॉर्ट A मत डाल देना, कैपिटल A है 194A। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। पहले तो हमने 193 किया था जिसमें कि हमारा सिक्योरिटीज़ पे इंटरेस्ट था, डिबेंचर बॉन्ड्स। अब इसके अलावा हमें कोई और भी इंटरेस्ट रिसीव होता है, जैसे कि हमें सिक्योरिटीज़ के अलावा, जैसे हमने पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट सेव किया, पोस्ट ऑफिस में हो गया, बैंक्स में हो गया, अगर हम वहाँ कोई डिपॉजिट कराते हैं तो उस केस में भी हमें इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है? तो ये 194A में कवर होता है, जो कि इंटरेस्ट ऑन अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ में आता है, क्योंकि हम अगर बैंक में पैसा जमा कराते हैं उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आता है वो सिक्योरिटीज़ में तो काउंट होता नहीं, वो तो हमारा सेविंग बैंक पे होता है, सेविंग या टर्म डिपॉजिट पे होता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका 194A सेक्शन कवर होता है, जिसमें कि टीडीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल होकर उसके ऊपर टीडीएस काटा जाता है। क्लियर? इसमें क्या होता है 194A में? 194 में जो कंडीशन है
वैसे तो कंडीशन जो, अगर हमारा कोई पोस्ट ऑफिस में है या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अकाउंट है, ठीक है, मान लो कि हमारा एसबीआई में है, ठीक है, एसबीआई में हमारा कोई भी मतलब कोई भी टर्म डिपॉजिट है, ठीक है, टर्म डिपॉजिट को छोड़ दो, सॉरी टर्म डिपॉजिट को लेना है, हमने सेविंग को नहीं लेना। इसमें क्या होता है, मान लो कि हमने टर्म डिपॉजिट में क्या होता है, एक फिक्स डिपॉजिट आती है और रेकरिंग डिपॉजिट आती है। फिक्स डिपॉजिट जो किसी पर्टिकुलर की स्पेसिफाइड, जिसमें लॉक इन पीरियड होता है, जिससे पहले हम पैसा नहीं निकालते, मतलब एफडी हम तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, वो होती है फिक्स डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट में होता है जिसमें हर मंथ या क्वार्टरली बेस या ईयरली या हाफ ईयरली हमारी पेमेंट डिपॉजिट होती जाती है और फिक्स्ड होती जाती है, ठीक है, ये सारी टर्म डिपॉजिट में आती हैं। इस केस में अगर हमें टर्म डिपॉजिट पे, किसी भी टर्म डिपॉजिट पे अगर हमें कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर वो इंटरेस्ट 10,000 से ज़्यादा मिल रहा है, मतलब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या पोस्ट ऑफिस, इफ़ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पोस्ट ऑफिस इज पेइंग इंटरेस्ट मोर देन 10,000 इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर टू अ सिंगल अकाउंट होल्डर, देन द पोस्ट ऑफिस और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194A। क्लियर है, 194A के अंडर इसको टीडीएस काटना पड़ेगा। कितना परसेंट है ये रेट, इसका रेट ऑफ टैक्स है 10%, मतलब 10,000 से अगर ऊपर टैक्स होता है, मान लो कि 20,000 के, तो 20,000 के अकॉर्डिंग 10% जितना भी टैक्स एप्लीकेबल होगा उसके ऊपर उतना टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर। इसमें क्या होता है, सिर्फ टीडीएस वही काट सकता है जो 44AB में कवर होगा। 44AB में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, 44AB में क्या होता है, 44 में वही पर्सन एप्लीकेबल होता है जिनकी ऑडिट होती है। क्लियर है, जिनकी ऑडिट होती है। ऑडिट किन की होती है, अगर कोई ट्रेडर है तो 1 करोड़ से ऊपर टर्नओवर होनी चाहिए, अगर कोई प्रोफेशनल है तो उसकी 50 लाख से ऊपर ग्रोस रिसिप्ट्स होनी चाहिए, अगर इससे कम है तो भी उसमें कंडीशंस हैं। अगर ट्रेडर के केस में अगर देखते हैं 1 करोड़ से अगर इनकम कम है तो उसको 6% और 8%, 6% अगर अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन होती हैं और 8% अगर उसकी कैश में ट्रांजेक्शन होती हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। मतलब जितनी भी टर्नओवर हो 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ से ज़्यादा है तो उसके लिए कंपलसरी है ऑडिट करानी पड़ेगी। अगर 1 करोड़ से कम है तो उसको मिनिमम 6% इफ़ दी ट्रांजेक्शंस आर मेड थ्रू अकाउंट पे चेक, अगर वो 6% दिखाना पड़ेगा। अगर वो कैश में कर रहा है तो उसको 8% प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। अगर वो 6% या 8% वाली कंडीशंस को फॉलो नहीं करता, अगर इफ़ ही इज शोइंग हिज प्रॉफिट लेस देन 6% और 8%, देन ही इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक हिज अकाउंट्स ऑडिटेड फ्रॉम द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो उसको अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ेगा। क्लियर, अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना पड़ेगा अगर वो 6% या 8% से प्रॉफिट कम दिखाता है। अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो उसको ट्रेडिंग, उसको अपना तो ऑडिट तो करानी पड़ेगी, फिर तो कंपल्सरी। बात करें तो उसकी 50 लाख की लिमिट है, 50 लाख से ऊपर अगर क्रॉस होती है तो उसको ऑडिट करानी पड़ेगी। 50 लाख से कम है तो उस केस में उसको मिनिमम 50% उसको अपनी इनकम दिखानी पड़ेगी। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो 50% के एक्सपेंडिचर दिखा सकता है, इससे ऊपर इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकता। क्यों, उसमें कोई ट्रेडिंग नहीं होती, बस रिसिप्ट होती है सर्विस के बदले, तो उसको मिनिमम 50% प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। 50% वो मैक्सिमम एक्सपेंसेस दिखा सकता है। मिनिमम 50% इनकम दिखानी पड़ेगी एंड मैक्सिमम एक्सपेंसेस 50% दिखा सकता है। क्लियर। इसमें क्या है, इसमें भी अलग अलग कंडीशंस है, किस केस में वो टीडीएस कटेगा, किस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, अगर कोई भी पर्सन किसी नॉर्मल इंडिविजुअल को पे कर रहा है, किसी कंपनी को पे कर रहा है, किसी को भी पे कर रहा है, तो उस केस में तो उसने टीडीएस काटना है इफ़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सीड्स 10,000। ठीक है, अगर 10,000 से ऊपर अमाउंट हो रही है तो उसको 10% टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन कुछ इसकी एक्सेप्शंस है जिस पे टीडीएस नहीं करता। अगर कोई भी बैंकिंग कंपनी किसी दूसरी बैंकिंग कंपनी को इंटरेस्ट पे कर रही है तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा। दूसरा, कोई भी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन किसी दूसरे फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को, या कोई भी बैंकिंग कंपनी किसी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन को जो कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने सेटअप कर रखा है, उस केस में अगर वो उनको पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में भी टीडीएस नहीं कटेगा। अगर किसी एलआईसी कंपनी को पे किया जा रहा है तो भी नहीं कटेगा। और किसी यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो म्यूचुअल फंड से डील करती है, और यूटीआई को भी हम पे कर रहे हैं तो उस केस में भी हमारा टीडीएस नहीं कटेगा। क्लियर। नेक्स्ट है, अगर कोई भी किसी कोऑपरेट सोसाइटी एंगेज इन द बिजनेस, अगर कोई भी इंश्योरेंस के केस में, कोई इंश्योरेंस के बिजनेस में एंगेज है कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उस केस में भी हमारा टीडीएस नहीं कटेगा। क्लियर। अगर हमने किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है, सेविंग अकाउंट में हमें जो इंटरेस्ट मिलता है,
जो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है उस केस में भी हमारा टीडीएस नहीं कटता। किस केस में टीडीएस कटता है? सिर्फ टर्म डिपॉजिट, अगर हमारी कोई एफडी हो रखी है या हमारी कोई रेकरिंग डिपॉजिट हो रखी है उस केस में हमारा टीडीएस कटेगा, अदरवाइज हमारा टीडीएस नहीं कटेगा। क्लियर? आपको एक बार पढ़वा देता हूँ क्या कंडीशन है इसकी। क्या है? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, सेक्शन 194A। 194A में डील होता है। सेक्शन 194A डील्स विद टैक्स ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज के अलावा जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है इसमें डील होता है। अंडर दिस सेक्शन एनी पर्सन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल और एचयूएफ अदर देन दोज कवर्ड अंडर सेक्शन 44AB। इसमें क्या लिख रहा है ये कि कोई भी इंडिविजुअल और एचयूएफ टीडीएस नहीं काट सकता, लेकिन वो इंडिविजुअल और एचयूएफ काट सकता है जो कि 44AB में कवर हो रहा है, मतलब जिसकी ऑडिट हो रही है। Who is responsible for paying to a resident other than interest on securities is responsible to deduct tax in that financial year। अगर वो किसी भी रेजिडेंट एसएससी को पे कर रहा है तो उस केस में उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। एक्सेप्शंस क्या है? नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस। कब टीडीएस नहीं काटा जाता? पेइंग टू अ बैंकिंग कंपनी, टू एनी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन सेटअप अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एलआईसी, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, टू एनी कॉर्पोरेट society engaged in business of insurance, to a business trust by a special purpose vehicle, any income credited or paid in respect of deposit with the bank except term deposit। टर्म डिपॉजिट को छोड़ के कोई और अगर हम कोई पैसा हम रिसीव करते हैं, कोई इंटरेस्ट रिसीव करते हैं तो उस केस में टीडीएस नहीं कटेगा, सिर्फ टर्म डिपॉजिट के केस में ही टीडीएस कटेगा। ठीक है? नो टीडीएस विल बी डिडक्टेड इफ द इंटरेस्ट इज पेड बाय अ बैंकिंग कंपनी और पोस्ट ऑफिस एक्सीड्स ₹10,000। अगर पोस्ट ऑफिस या कोई बैंकिंग कंपनी पे कर रही है तो उस केस में हमारा 10,000 टीडीएस, 10,000 से ऊपर के ऊपर टीडीएस काटेगा। बाकी अदर केसेस में हमारा 5,000 पे टीडीएस कटेगा। नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा 194B। 194B में क्या होता है? टीडीएस ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड पजल्स। लॉटरी, अगर हम कोई भी लॉटरी इनकम, मान लो कि हमने कोई लॉटरी डाली, ठीक है, जो पंजाब स्टेट में कोई भी गवर्नमेंट की जो लॉटरीज वगैरह, दूसरी लॉटरीज नहीं कह रहा, लॉटरीज कह रहा हूँ जो गवर्नमेंट की होती है, जैसे बम्पर वगैरह निकलते होते हैं, वैसाखी बम्पर, दिवाली बम्पर। तो उस केस में मान लो कि हमारी कोई लॉटरी निकल आई, तो उस केस में क्या होता है, एक ना एग्जम्पशन लिमिट उसमें बता रखा है कि अगर आपको आपकी लॉटरी निकलती है, मतलब आपकी लॉटरी की इनकम से, लॉटरी की इनकम होती है, अगर आपकी इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट से क्रॉस हो जाती है तो आपका टीडीएस काटा जाएगा। कौन काटेगा? जो आपको पेमेंट दे रहा है। मान लो कि गवर्नमेंट ने आपने कोई भी दिवाली बम्पर डाला, ठीक है, आपका 1 लाख का इनाम निकला, कोई प्राइज़ निकला है आपका 1 लाख का, ठीक है, तो आपको 1 लाख नहीं मिलेगा उस पर, आपका उसके ऊपर टीडीएस कटेगा, जो 194B में कवर होता है। टीडीएस का रेट क्या है इसमें? 30%, जो मैक्सिमम रेट है जो हमारा लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स इसी में ही होता है, जो गेम्स वगैरह होते हैं गेम्स में ही होता है, ये हमारा होता है 30%। अगर आप 1 लाख की इनकम, 1 लाख की आप लॉटरी लगती है तो आपका 30% टीडीएस काट के नेट 70,000 आपको पे किया जाएगा। क्लियर? आपका 30% टीडीएस काट लिया जाएगा। क्लियर है? आपकी चाहे एग्जाम जो लिमिट है, जो आपकी इनकम है, टोटल इनकम एग्जाम्पशन लिमिट से कम हो, लेकिन आपका टीडीएस कटेगा ही कटेगा। इस पे एग्जाम्पशन का स्लैश, जो एग्जाम्पशन का बेनिफिट हो, स्लैश का बेनिफिट है, स्लैश का बेनिफिट नहीं दिया जाता। इस पे जितनी भी आपकी इनकम है, अगर आपकी इनकम 10,000 से ज़्यादा हो जाती है, मतलब आपकी इनकम 1 साल में 10,000 से ज़्यादा हो जाती है, मतलब आपकी लॉटरी 10,000 से ज़्यादा निकलती है, तो आपका 30% टीडीएस काटा जाएगा। क्लियर? इसका सेक्शन क्या है? 194 सेक्शन 194B। 194B सेक्शन में डील करती है ये लॉटरी की इनकम होती है, लॉटरी की इनकम हो या क्रॉसवर्ड पजल्स हो। क्रॉसवर्ड पजल्स जो गेम्स कसिनो वगैरह में जो गेम्स चलती हैं वो गेम्स होगी, लॉटरीज होगी। तो उस केस में क्या होता है, अगर आप इनकम्स वगैरह जो अर्न करते हैं वहाँ से आपकी कोई भी विनिंग होती है तो उसके ऊपर आपका 30% टीडीएस कट जाता है। ठीक है? इसमें क्या है, ये जो विनिंग होती है कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है। कैश और काइंड का मतलब क्या है? कैश में आपको अकाउंट में पैसा आ गया या कैश में मिल गया। काइंड का मतलब मान लो आपने गाड़ी वो कर दी,
गाड़ी प्राइस में मिल गई, गाड़ी इन द सेंस कोई कार प्राइस में मिल गई या कुछ ना कुछ बाइक प्राइस में मिल गया, तो उस केस में वो काइंड माना जाता है कि आपको उसकी जितनी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आपका TDS काटना पड़ेगा या आपको उतनी पेमेंट देनी पड़ेगी। क्लियर? इसके साथ कई सेक्शन है TDS फ्रॉम विनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस। विनिंग ऑफ हॉर्स रेसेस, हॉर्स रेसेस जब हम मान लो कि हॉर्स रेसेस आपने देखा होगा, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि हॉर्स की रेसेस होती हैं, तो ये भी हमारी ऐसे नहीं है कि इसमें क्या है, ये भी गवर्नमेंट ने अथॉराइज़ कर रखी होती है कराने के लिए। तो इस केस में मान लो कि हम कोई भी हमारी विनिंग होती है, कुछ भी हम अर्न करते हैं, कुछ इनकम अर्न होती है, अगर हमने वहाँ पे कुछ बैटिंग वो कुछ भी किया, तो उस केस में क्या, जो गवर्नमेंट से अथॉराइज है सिर्फ उसी केस में बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी दूसरे में नहीं। उस केस में क्या होगा, जितनी भी आपकी विनिंग होगी उसके ऊपर आपका 30% रेट कट जाएगा। लेकिन इसमें स्पेसिफाइड लिमिट क्या है, अगर वो आपकी इनकम 10,000 से ज़्यादा है तो 10,000 तक आपका कोई भी TDS नहीं कटेगा। एक बार आपको मैं दोनों सेक्शंस पढ़ा देता हूँ। फर्स्ट है TDS ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड पजल्स, सेक्शन 194B। सेक्शन 194B डील्स विद TDS इफ एनी इनकम रिसीव्ड बाय एनी लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल्स और कार्ड गेम और एनी सॉर्ट ऑफ गेम, किसी भी टाइप की गेम हो, एनी सॉर्ट ऑफ अदर गेम, एंड द इनकम एक्सीड्स ₹10,000 देन TDS विल बी डिडक्टेड एट द रेट 30%। मतलब नो सरचार्ज, ना सरचार्ज लगेगा ना सेस लगेगा, मतलब फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है। इसमें पैन दो चाहे ना दो, आपका 30% टैक्स कटेगा ही कटेगा, पैन सबमिट करो या ना करो। द विनिंग मे बी इन काइंड और कैश, कैश और काइंड, मतलब कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है। नेक्स्ट सेक्शन क्या है, TDS ऑन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। हॉर्स रेसेस 194BB में कवर होता है। द पर्सन हु इज paying is responsible to deduct if it exceeds ₹10,000. The rate of TDS is 30%, no surcharge, no cess। 194B एंड 194BB में दोनों में ही 10,000 की कंडीशन है। एक में 194B है, उसमें लॉटरी इनकम है एंड क्रॉसवर्ड पजल्स की इनकम है। जो 194BB में है, 194BB में विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस की है, उसमें भी 10,000 कंडीशन है और 30% स्लैब रेट है। वो भी कैश और काइंड मतलब उसमें भी क्या हो सकता है, कैश और काइंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कोई इसमें वो नहीं है। इसमें क्या है, मोस्टली सिर्फ इनका सिर्फ सेक्शन ही चेंज कर रखा है। लेकिन अगर आप लॉटरी की इनकम पे कर रहे हो तो आप 194B में TDS काटोगे, अगर आप हॉर्स रेसेस की दे रहे हो तो आपको 194BB में TDS काटना पड़ेगा। ओके, क्लियर? तो आज का टॉपिक हमारा आज यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।